इस वाले वीडियो से मैं स्टार्ट करूँगी यूनिट 2 कालिदासा एंड ओवरव्यू। इसमें ऑब्जेक्टिव्स में ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे, इंट्रोडक्शन एंड उसके बाद होगा कालिदासा's बैकग्राउंड, जिसमें द प्रॉब्लम ऑफ डेट। जो कालिदासा है उनका जो डेट है, मतलब जिस डेट में वो लिखते थे या फिर उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वगैरह वगैरह, उसको जब ढूंढने की जब प्रॉब्लम हो रही थी वो। एंड द सिटी ऑफ उज्जैन एंड इट्स रिलेवेंस इन कालिदासा। ओके, सो उज्जैन जो है सिटी और उसके रेलेवेंस कालिदासा से, मतलब कालिदासा ने जो भी लिखा हुआ था वो उज्जैन सिटी से कनेक्टेड था। सो वो एंड एक्चुअली द प्रॉब्लम ऑफ डेट भी वही है, लाइक जो डेट एक्चुअली हम लोगों ने जो प्रेडिक्ट किया है बाय सीइंग हिज वर्क्स, उसने जो भी प्लेस लिखे हुए हैं उनमें से हम लोगों ने वो प्रेडिक्ट किया है कि इस टाइम का हो सकता है। एंड जो प्लेसेस या फिर जो भी चीज़ें उन्होंने मेंशन की है वो हो सकता है कि वो उज्जैन सिटी का है। तो ये सब कुछ मतलब एकदम करेक्ट नहीं है, बट हो सकता है वो करेक्ट भी है, क्योंकि ये सब प्रेडिक्ट किया गया है बाय जस्ट हिज रिटन प्लेस। उनके उन्होंने जो भी प्लेस लिखा हुआ है उस हिसाब से जो भी उनका कुछ भी रिलेटेड भी लगा है ना, तो उस हिसाब से ऐसा माना गया है कि वो सिटी ऑफ उज्जैन के हैं। और उनका जो डेट ऑफ बर्थ है या फिर जो भी उन्होंने प्लेस वगैरह लिखा है वो भी सब डेट वगैरह जो है वो प्रेडिक्ट किया हुआ है। कालिदासा लिटरेरी बैकग्राउंड, ओके, एंड कालिदासा एंड हिज वर्क्स, कालिदासा और उनका वर्क, और उसके बाद एपिक एंड ड्रामा। द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ शकुंतला फ्रॉम द एपिक महाभारता। ओके, सो शकुंतला की जो एक और स्टोरी है जो कालिदासा ने लिखी है, और एक असली स्टोरी है जो एपिक महाभारता में दी हुई है, और दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। कालिदासा ने अपने प्रोस्पेक्टिव से अपना अपना इनपुट डाल के उसको अपने हिसाब से रीइमेजिन करके लिखा हुआ है। एंड जो एपिक महाभारता में है वो तो फिर वो उस हिसाब से है। सो शकुंतला की जो एक्चुअल स्टोरी है महाभारता में, जो एक्चुअल स्टोरी दी गई है वो इसमें दिया हुआ है। द क्वेश्चन ऑफ फॉर्म, एंशियंट इंडियन एस्थेटिक्स, ड्रामेटिक आर्ट, भारता's नाट्य शास्त्र, and let us sum up hints to check your progress glossary. Okay, objectives in this unit will acquaint you with Kalidasa the man, the myth and the creative genius. Okay, so कालिदासा जो है वो एंशियंट ड्रामेटिस्ट हैं, एक क्रिएटिव जीनियस है। He will also lead us into a discussion on the probable time of Kalidasa and the place where he lived. Okay, so एक वो इस चीज़ को एक डिस्कशन में डाल देते हैं कि लाइक कालिदासा का एक्चुअल में टाइम क्या था, लाइक जो टाइम उन्होंने जिया था किस टाइम से किस टाइम तक, एंड कौन से प्लेस में वो रहते थे। ये क्वेश्चनेबल थिंग है, अभी तक प्रूफ नहीं है किसी चीज़ का, बट हाँ हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस टाइम का वो चीज़ हो सकता है, इस टाइम का लिखा हुआ हो सकता है। और द एडिशन कालिदासा लिटरेरी इन्फ्लुएंसेस वुड बी मैप्ड टू हेल्प अस place the poet in the vast expanse of ancient literature. Okay, so हाँ हम लोग लाइक मैप कर सकते हैं कि इस प्लेस का हो सकता है ये पोएट, और ये एक वास्ट एक्सपेंस ऑफ एंशियंट लिटरेचर, जो एक बहुत ही वास्ट एक्सपेंस है एंशियंट लिटरेचर का। फॉर अ प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कालिदासा's आर्ट। ओके, सो हम लोग अगर प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग रखना चाहें कालिदासा के आर्ट में, तो अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड in this unit to take a closer look at the original story of Shakuntala available in the epic Mahabharata. Okay, so जो अभिजाना शकुंतला जो कालिदासा ने लिखा है वो जो है वो उनका रीइमेजिन किया हुआ एक प्ले है। प्ले के फॉर्म में उन्होंने अपने हिसाब से कुछ चीज़ को चेंज करा है, नेम्स वगैरह तो चेंज नहीं किया ऑफ कोर्स, पर जो महाभारता में एक एक्चुअल स्टोरी है जो काफ़ी अलग है। लाइक इसमें जैसे बहुत सारे इंटेंस चीज़ें डाल दी गई है। जैसे एक्चुअल स्टोरी में जो ऋषि कण्वा होते हैं वो फ्रूट्स कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, बट इन कालिदासा's प्ले वो तीर्थ यात्रा के लिए जाए हुए होते हैं और बहुत दिनों के लिए गए हुए होते हैं। एंड बट एक फ्रूट कलेक्ट करना एक बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है। लाइक उसमें तो बहुत कुछ हुआ था ना उस पीरियड में, जब कण्वा अवेलेबल नहीं थे हामिटेज में, तब एक बहुत बड़ा टाइम था जो फ्रूट कलेक्ट करना एक बहुत अनप्रिडिक्टेबल माना जाएगा, या तो फिर लाइक वो बहुत जल्दी वापस आ सकते हैं फ्रूट लेके, तो वो बहुत जल्दी वापस आ जाते, फिर वो इतना टाइम तक फ्रूट नहीं लेने जाते। बट अगर
वो तीर्थ यात्रा पे गए हैं या किसी यात्रा पे गए हैं, तो हो सकता है कि वो बहुत लंबे टाइम के लिए जाए एंड शकुंतला की शादी के बाद ही वापस आए। वी विल ऑल्सो सी एट अ मोर जनरल लेवल हाउ द प्ले अभिजाना शकुंतला ऑफ कालिदासा डिपार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स ऑफ एपिक। हाँ, मतलब दोनों में स्टोरी सेम है, पर उसमें थोड़ा सा इंटेंस डाला है अभिजाना शकुंतला में कालिदासा ने, एंड एक ओरिजिनल सोर्स ऑफ एन एपिक। ओके, सो वो अलग है। ओरिजिनल सोर्स ऑफ एपिक मतलब जो रियल स्टोरी है अभिजाना शकुंतला का, उससे अलग है। अ क्रिटिकल डिस्कशन ऑन एस्पेक्ट्स ऑफ एपिक एंड ड्रामा माइट मेक अस अवेयर अबाउट द वर्किंग ऑफ द टू फॉर्म्स और जेनियस इन क्वेश्चन, द एपिक एंड द ड्रामा। ओके, सो एपिक जो है और ड्रामा, एपिक जो है वो महाभारता में है ऑफ कोर्स, एंड महाभारता में एक शकुंतला उपाध्याय करके है, एंड ड्रामा जो है वो अभिजाना शकुंतला है। एंड जो दोनों वर्क है, दोनों फॉर्म्स और जेनियर्स है, वो क्वेश्चन में डाल देते हैं कि एपिक एंड द ड्रामा। Finally, a view of ancient Indian aesthetic will appear apprise us of what we began writing during the ancient period and the parameters against which literary texts are judged. ओके, सो फाइनली हम लोग एंशियंट इंडियन एस्थेटिक्स में आते हैं, जहाँ पे हम लोग रिटन मतलब रिटन प्लेस या फिर कुछ भी स्टोरी वगैरह देखेंगे, एंड एंशियंट पीरियड कैसा होता था, मतलब उस टाइम पे लिटरेरी टेक्स्ट कैसे लिखे जाते हैं, कैसे लिखे जाते थे और कैसे वो जज किए जाते थे। इंट्रोडक्शन। वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑन कालिदासा द पर्सन। ओके, सो कालिदासा का एज अ पर्सन बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। द रिजल्ट ऑफ रिसर्च done on him is based on associations and references that are available in work identified to have been written by him. Okay, so रिज़ल्ट ऐसा रिसर्च की जब रिसर्च हुआ था, तो एसोसिएशन वगैरह की अगर बात करें तो उनके जो वर्क्स हैं वही अवेलेबल थी रिटन फॉर्म में, एंड उनके वर्क्स को देख के ही हम उसको इमेजिन कर सकते हैं कि वो उस टाइम पे थे, उस टाइम पे ही उन्होंने लिखा होगा, एंड जो जिस हिसाब से उन लोगों ने पोर्ट्रे किया था, लाइक वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्रेस कर देते थे, जैसे कि नेचर कैसा हुआ करता था, एंड पीपल कैसे हुए करते थे, तो उस हिसाब से वो इमेजिन करके हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते थे कि वो इस टाइम के होंगे और इस प्लेस के होंगे। कालिदासा's टेक्स्ट हेल्प अस अंडरस्टैंड हिज वर्ल्ड एंड दे गिव अस क्लूज टू हिम हिज टाइम। ओके, सो कालिदासा का जो टेक्स्ट है वो हम लोगों को इस चीज़ को समझने में हेल्प करता है कि वो किस वर्ल्ड के थे, मतलब किस प्लेस के थे एक्चुअल में, और क्लू भी देते हैं कि उनका टाइम फ्रेम क्या था, लाइक किस टाइम से किस टाइम तक वो थे। Generally, in approaching a text, our moment of inquiry is from the outside world of the writer to the inside world of the text. Okay, so हम लोग उन दोनों को जोड़ना चाहते हैं, लाइक अगर हम लोग टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं एंड हम समझ सकते हैं कि उस प्लेस में उस टाइम पे कैसे टाइप के लोग होते होंगे, कैसा टाइप का उनका थिंकिंग होता होगा, कैसे टाइप के वो कपड़े पहनते होंगे, कैसे टाइप के उनका रहन सहन होता होगा, तो हम लोग टेक्स्ट के वर्ल्ड को एंड उस टाइम के रियल वर्ल्ड को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनसाइड वर्ल्ड को आउटसाइड वर्ल्ड से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कैसा टाइप का होता था। और इवन हम लोगों को क्या पता, हम तो टेक्स्ट देख के ही समझेंगे कि एक्चुअल में क्या होता था। इन द केस ऑफ कालिदासा हाउएवर द अपोजिट टेक्स प्लेस। हाँ, अगर हम लोग कालिदासा के केस में देखें तो उसका अपोजिट होता था, बिकॉज वी हैव स्केर्स इंफॉर्मेशन अबाउट हिज सराउंडिंग, वी आर फोर्स्ड टू लुक एट हिज टेक्स्ट फर्स्ट एंड देन मेक आर इम्प्रेशन अबाउट द वर्ल्ड ही इनहेबिट। ओके, सो हम लोग अगर बाकी राइटर्स की बात करें तो हम लोग को उनके बारे में पता है, एंड पहले हम उनके बारे में जानते हैं, उसके बाद हम लोग उसके टेक्स्ट को देखते हैं। पर यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे हम कालिदासा के टेक्स्ट को देखते हैं एंड उनके वर्ल्ड को एक्सप्रेस कर पाते हैं, उनके वर्ल्ड को हम इमेजिन कर पाते हैं कि ऐसा होता होगा। सो या एंड बिकॉज वी हैव स्कार्स इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज सराउंडिंग, तो हमें हमारा जो इन्फॉर्मेशन है उनके सराउंडिंग के बारे में, वो हमें उनके टेक्स्ट से देखने को मिलता है। उसके बाद हम उनके बारे में इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे वो इंसान थे एंड कैसे उनका सराउंडिंग था। हैंस एन इम्प्रेशन टेक प्लेस इन द केस ऑफ कालिदासा। इन कालिदासा द मोमेंट इज दस फ्रॉम इनसाइड द टेक्सुअल वर्ल्ड आउटसाइड, एंड इट मेक्स इंटरप्रिटिंग and finding meaning more exploratory and open-ended. There been no
predetermined ideas influencing the views of Kalidasa. Okay, so in Kalidasa, the moment is thus the inside textual world. Okay, so अगर हम लोग टेक्सुअल वर्ल्ड में देखें तो उनका जो इंटरप्रेटिंग जो था एंड फाइंडिंग मीनिंग फॉर एक्सप्लोरिंग। ओके, सो अगर हम लोग उनकी मीनिंग को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें और वो बहुत ही ओपन एंडेड था, तो हम लोगों को जो भी आइडियाज़ हैं अबाउट कालिदासा और उसके जो इन्फ्लुएंशियल आइडियाज़ थे, जो वो प्री डिटरमाइन करते हैं अपने प्लेज़ में या अपने लिखे हुए किसी भी काव्य में या फिर कुछ भी पोएम्स में, वो जिस तरह से लिखे हुए हैं उस हिसाब से हमें पता लगाना है। सेकेंडली, कालिदासा अपीयर्स कॉन्शियस अबाउट द एक्सिस्टिंग लिटरेरी ट्रेंड्स एंड स्टाइलिस्ट्स। ओके, सो अगर हम लोग लिटरेरी ट्रेंड की बात करें, जो कॉन्शियस था अबाउट एग्जिस्टिंग लिटरेरी ट्रेंड्स एंड स्टाइलिस्ट्स। ओके, सो आई थिंक उसका जो लिटरेरी ट्रेंड था उस पे वो अपीयर करते हैं और हम लोग उस हिसाब से भी देख सकते हैं। एंड दिस हेल्प्ड हिम फोकस ऑन थीम्स associated with country life as well as with the gods. Okay, so sorry, courtly life and as well as with the gods. Okay, so ये चीज़ उनको हेल्प करती थी थीम को डिसाइड करने में एंड अप्रोच करने में, क्योंकि वो कोर्टली लाइफ को दिखाते थे एंड गॉड्स को भी वो अपने जो भी लिखे हुए पोएम्स होते थे या प्लेस होते थे उसमें गॉड्स को भी इंटरफेयर करवा देते थे एंड कोर्टली लाइफ दिखाते थे। राजा महाराजाओं का जो रॉयल फैमिली होती थी उसके बीचों बीच वो इर्द गिर्द ही कुछ करते थे, मतलब जो भी लिखते थे उसमें कोर्टली लाइफ। तो इससे पता चलता कि शायद वो कोर्टली लाइफ जीते होंगे या तो फिर वो किसी रॉयल फैमिली में एक कोर्ट पोएट थे, या और इवन वो गॉड्स को भी अपने प्लेस में लेकर आते थे। His subject was lofty. It is believed he was among the 9 gems or Navratnas in the court of Chandragupta II. Okay, so ये माना जाता है, लाइक ये बिलीव किया जा सकता है कि जो कालिदासा थे वो जेम्स थे, 9 जेम्स में से एक थे या तो नवरत्नाज में से एक थे इन कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता टू। एंड एज अ कोर्ट पोएट ही फॉलोड द ट्रेडिशन ऑफ कोर्टली ड्रामा विथ एन आई ऑन द वेल्म्स एंड फैंसीज ऑफ द नोबैलिटी। ओके, सो एज अ कोर्ट पोएट वो ट्रेडिशन को रखते थे कोर्टली ड्रामा के, लाइक द ड्रामा विच इज़ सराउंडेड विथ कोर्टली वंस, लाइक रॉयल फैमिली के जो इर्द गिर्द, लाइक रॉयल फैमिली के ही इर्द गिर्द ऐसा होता था। एंड फैंसीज वेल्म्स एंड फैंसीज ऑफ द नोबैलिटी। ओके, was then Kalidasa an elitist poet? Okay, so Kalidasa एक elitist poet थे। Interestingly, Kalidasa emphasizes poignant human emotions in his works. This might have struck a chord with the ऑर्डिनरी पीपल। ओके, सो कालिदासा जो थे वो एक पॉइगनेंट ह्यूमन थे जो इमोशंस के साथ ही लिखते थे अपने वर्क्स को, और माइट हैव स्टक अ कॉर्ड विद द ऑर्डिनरी पीपल। ओके, सो वो अपना जो कॉर्ड था वो ऑर्डिनरी पीपल के साथ भी जोड़ के रखते थे, मतलब सिर्फ रॉयल नहीं करते थे, वो ऑर्डिनरी पीपल को भी कनेक्ट कर पाते थे। येट कालिदासा शुड बी सीन अंडर द लार्जर पैराडियम ऑफ क्लासिकल राइटिंग। ओके, सो हम लोग उसको एक लार्जर पैराडियम में रखते हैं क्लासिकल राइटिंग की वजह से। एंड इवन ये चीज़ जो था वो कोर्ट पोएट थे, इस बात से भी प्रूफ होता है क्योंकि वो संस्कृत में लिखते थे एंड संस्कृत जो था वो वहाँ के उस टाइम पे ब्राह्मण्स और क्षत्रियास जो रॉयल फैमिली से थे या तो फिर जो ब्राह्मण्स थे उनके लिए ही एक कॉमन लैंग्वेज था, बाकियों के लिए नहीं था। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, इट्स माई ओन ओपिनियन। एंड आप भी अपना ओपिनियन मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो एंड मुझे सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज़ मेक श्योर लाइक करके जाना इस वीडियो को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।